सो हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखो, सबको पता है और बहुत ही बच्चों में उत्साहिकता भी हो सकता है और बहुत घबराहट भी हो सकती है। बहुत से जिन जिन बच्चों को 2026 का अटेम्प्ट देना है फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और ऑब्वियसली कि इस बार यूपीएससी ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न को और भी बहुत चीज़ें हैं, एग्ज़ाम पैटर्न के कई तरीक़ों को चेंज किए हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में तो खैर आपको पता ही होगा, बतेरी वीडियोस है ऐसी, तो मैं इन सब पे हम बातचीत नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करते हैं। देखो, होप्स हो कि सबने नहीं तो एटलीस्ट 40-50% लोगों ने तो अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर ही लिया होगा। ठीक है, नहीं किया तो आप साइबर कैफ़े वगैरह से करवा सकते हो। अगर खुद से भी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बड़ी बात, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत उनके लिए आ सकती है जिनके पास पीसी या फिर कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ें नहीं है, तो डू नॉट वरी, फ़ोन से भी आप फिल अपना फॉर्म कर सकते हो। पर थोड़ा सा चीज़ें अलग है, तो उस पर आप ध्यान रखना। अगर ऐसी वीडियो चाहिए आपको कि फ़ोन से कैसे अपने फॉर्म को हम फिल करना है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स या फिर जो वो बच्चे जिनके पास सिस्टम नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। बस मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, चलिए हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। सिग्नेचर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई है, कैसे अपलोड करने हैं सिग्नेचर्स को। तो सिग्नेचर्स आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। मैंने यहाँ सीरियल नंबर नहीं लिखा, बट आप ज़रूर लिखना, ठीक है। और क्लियर होनी चाहिए आपकी फ़ोटो, ये बात याद रखना आप, ठीक। अभी हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में जो है ना हम लोग, तो देखो इस वीडियो में ना आज हम पॉलिटिकल साइंस के कितने पॉलिटिकल साइंस के हम आज इस वीडियो में 18 क्वेश्चन करने वाले हैं। और वो 18 क्वेश्चन ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग कर लेंगे, सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस के, याद रखना। तो अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। तो चलो वीडियो को हम वहाँ से पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन लोग जो स्टार्ट करेंगे वो इवेल्युएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से करेंगे, जिसका टेस्ट नंबर हम 1 लगाने वाले हैं, ठीक। टोटल 18 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़ो, आप बहुत फोकस के साथ पढ़ना सारे क्वेश्चंस को। आपके पास 20 मिनट का टाइम है। बढ़ते समय के साथ आपको इस टाइम को भी रिड्यूस करना है, तो इन चीज़ों पे भी आप फोकस करना, ठीक। मेरे साथ साथ पढ़ो आप। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहे हैं, और 2024 का क्वेश्चन है, याद रखना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑनेस्टली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे आर्टिकल, सारे शेड्यूल्स और जितने भी पार्ट्स है, ये याद करके जाना आप। क्वेश्चंस आते हैं, पिछली साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, फ्री के नंबर है, ठीक है। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो म्यूनसिपैलिटीज़ वाला जो पार्ट है, वो पार्ट 9 के ए पार्ट्स में है। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। इमरजेंसी प्रोविजन लिखा गया है 18वें पार्ट में, और प्रोविजन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसके लिए आपको पार्ट 20 लिया गया है। तो आई थिंक सबको इसका आंसर पता ही होगा, इसका ऑप्शन 1, 3 एंड बोथ, ठीक है। आगे देखो, हु वॉज दी प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपने ये हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है, तो आपको पता होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इनहैंस व्हाट डज द मीनिंग ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब आप लोगों को पता होगा। ड्यू प्रोसेस लॉ का मतलब होता है कि वो जिस तरीके से लॉ को बनाया गया उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना। तो इसका सिंपल मतलब है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, कंट्री का पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है। देखो, कुछ बात सुनो या मत सुनो, बट बिलीव हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ना है, और ना समझ आए तो मल्टीपल रिविजन करो, एक एक वर्ड्स पे फोकस करो, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, इट डिफाइंड द लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, हाँ, ये भी क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है ये, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी हुई है इसमें, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है वन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्ड साइज ऑफ द फ्लैग इज 600 mm टू 400 mm, ये है। उसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द फ्लैग शेल बी, ठीक है,
3:2। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू है। अब इसमें देख लो आपकी क्या है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डे। कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कॉन्स्टिट्यूशनल डे याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशनल डे की बात कर रहा है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमंग सिटीजन। जिसने पढ़ रखा होगा उसको आंसर अपना पहले स्टेटमेंट में ही मिल गया होगा, ठीक है। सेकंड भी पढ़ लेते हैं भाई, छोड़ना तो अपने को है नहीं, सेकंड भी पढ़ना पड़ेगा। सेकंड है, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। तो देखो इसमें साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, कि ड्राफ्टिंग कमीशन के ये चेयरमैनशिप थे, चेयरमैन पर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, याद रखना इवेल्युएशन से मैंने ये टॉपिक लिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि अब पॉलिटिकल के हर एक दिन में 10 दिन के अंदर अंदर मैं आपकी पूरी पॉलिटिकल की साइंस MCQ के थ्रू रिवाइज करवा दूंगी। बस आपको उसके लिए वीडियो को एवरीडे वॉच करना है, सारी सीरीज़ देखनी है। दूसरी बड़ी बात, वीडियो के साथ अपडेटेड रहो, ठीक है। एक एक MCQ हम करेंगे और 10 साल के PYQs मैंने सारे यहाँ पे MCQs इस अपनी PPT के अंदर ऐड कर रखी है, ठीक है। PDF चाहिए, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पे कर दोगे तो मैं आपको मेल करवा दूंगी। In the Government of India Act 1919, the function of the provincial government were divided into reserved and transferred। तो इनको बताना रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड क्या थे। तो देखो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो बहुत सिंपल से। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कोई भी रिजर्व नहीं कर सकता, तो ये ऑटोमेटिक हट गया, ठीक है। अब यहाँ से देख लो आप, हमने क्या हटाया, सेकंड नहीं है, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या 1, 3 एंड 4। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। लेट्स सी, आंसर भी आपको एंड में पता चलेंगे कितने क्वेश्चन, अभी आपके मार्क्स पता चलेंगे। तो एंड में आपको भी अपने मार्क्स काउंट करने हैं, ठीक है। डू काउंट विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन क्या है, तो अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाई अ डिफाइंड टेरिटरी इंडिपेंडेंस ऑफ द एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पॉलिसी। देखो मैं पढ़ने में इतना वो नहीं करूँगी, आप इंडिविजुअली पढ़ो, यू हैव स्टिल 2 सेकेंड्स, ओके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स का मतलब क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ गवर्नमेंट होती है, इसके हेड होते हैं, पावर को एंजॉय करते हैं, लिमिटिंग द टर्म। तो ऑब्वियसली ये बहुत ईजी है और आराम से आप कर लोगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट 2021 का ही क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। अब देखो 26 जनवरी 1950 के ऊपर बात आ गई है, ठीक है। सबको पता है कि दिन भाई हमारा संविधान लागू हुआ था, पूरा एंटायर संविधान हमारा लागू हुआ था, इसका कुछ पार्ट्स पहले भी हुए थे। तो उस समय पे उसके प्रिम्बल में क्या क्या चीज़ें ऐड, उस समय पे क्या क्या चीज़ें ऐड थी। तो प्रिम्बल वाला टॉपिक अगर आपने पढ़ रखा तो इसका आंसर आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। देखो तो उस समय पे सोवेरेनिटी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक थे। गलती से भी आप सेक्युलर मत भर देना। एक मैं आपको एक चीज़ बताई थी, आप ये याद रखो, SSI, सेक्युलर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, SSI। जैसे SST एक सब्जेक्ट होता है, उसी तरीके से इसका एक मेमोनिक बना लो, SSI, I से इंटीग्रिटी, SS सेक्युलर और सोशलिस्ट। ये जो है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है बाद में। उससे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो सोवेरेनिटी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। याद रखना, बहुत ईजी नोमेनिक बताया मैंने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको पता होगा कि उन्होंने टी से टी और सी से चाइना, ये यहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं ट्रेड मोनोपोली को अपनाया था। तो पहला आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है। द एसेंस ऑफ द सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट आपको पता होगा चार्टर एक्ट 1813 तक तो नहीं आई थी, 1813 तक चार्टर एक्ट नहीं आया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मूव करो नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी खत्म करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। चार्टर एक्ट 1980, जनरल कमेटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन और ऑर्डिनेट। तो सेकंड नहीं है, 1 एंड 2। अगला,
इन दी फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें फेडरेशन जो इस्टेब्लिश हुआ है वो रेजिडुअरी पावर जो थी वो किसको दी गई थी, तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। याद रखना ये चीज़, ये आपको इवैल्यूएशन ऑफ हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चंस आते हैं। 2015 का क्वेश्चन उठाया अब मैंने यहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का वो क्या बोल रहा है, तो इसमें उस समय पे क्या चीज़ है, ऑप्शंस पढ़ो। द सेपरेशन ऑफ पावर, जुरिस्डिक्शन सेंटर, प्रोफेशनल पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंडियन विक्टोरी, तो यहाँ पर जुरिस्डिक्शन बात की गई थी सेंट्रल एंड पावर्स की, ठीक है। जुरिस्डिक्शंस की बात की गई। देखो अगर थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस हो जाए वर्ड सो डू नॉट टेक दैट सीरियस, यहाँ पे बात सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व करनी करो, ये मैं लेकर के आई हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं। इसी तरीके से हम सीसेट की भी प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ की, हम अपने जितने भी सेशंस हैं हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो करो इसको, इट विल हेल्प अ लॉट। जितना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उससे ज़्यादा ये हेल्प करेगा, पता चलेगा कि आपको अभी कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, एंड स्टिल यू हैव टाइम, क्योंकि अब यूपीएससी पहले की तरह नहीं है कि हाँ जो बंदा आईपीएस भी दे रहा है, अब ऑब्वियसली ये प्लस पॉइंट हो सकता है, प्लस पॉइंट है। अब सोचो आपका 4th अटैम्प्ट है और आप ही के बगल वाली सीट में एक वो बंदा बैठा है जो ऑलरेडी सर्विस में है, एक आईएफए, एक आईपीएस, आईएएस जो भी है, ठीक, पर उसको अपनी सर्विस चेंज करवाने के लिए दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है आप दोनों में से उसका स्टेटस ज़्यादा होगा, है ना। तो वो एक कंपटीशन इस बार के पैटर्न से कम हो गया है, ये एक प्लस पॉइंट है। पर ऑनेस्टली नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी अब कम है, आप बार बार अटैम्प्ट्स नहीं दे सकते, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग, चलो हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज़ वन विच, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट क्या है, प्लेसेस, ध्यान से पढ़ो, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी के लिए रिस्ट्रिक्शंस है इंडिविजुअल लिबर्टी पे, स्टेट की अथॉरिटी के लिए रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं हो सकते, इंडिविजुअल लिबर्टी तो नहीं स्टेट्स के लिए, स्टेट्स खुद हमारे लिए काम करती है। सेकेंड पढ़ते हैं, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, यस, सेकेंड इज करेक्ट। Which one of the following is the principal feature of the Government of India Act 1919? तो आप उसको पढ़ो, इंट्रोडक्शन ऑफ द डायनेमिक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की बात की गई है, गवर्नमेंट ऑफ द सेपरेशन कम्युनल इलेक्ट्रॉनिक मुस्लिम्स की बात की गई है, और डिवल्यूएशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविजन, ये 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखो, बाय द रेगुलेशन इन 1793 द डायरेक्ट, 2010 का क्वेश्चन है, वैसे इसको पढ़ लो पर ये क्वेश्चन 2014 से पहले वाले ये क्वेश्चन करो तो ज़्यादा अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज डिप्राइव्ड ऑन हीज जुडिकल पावर एंड मेड द कलेक्टिंग एजेंट्स ओनली, व्हाट आर द रीजन फॉर सच रेगुलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 2010 का, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ध्यान से पढ़ो और एक बार अपने माइंड में इस 3-4 वर्ड को इसी वर्ड को अगर रिपीट करोगे तो आंसर इसी के अंदर है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है सलाह देना, इंस्ट्रक्शंस की, तो सलाह देना, इंस्ट्रक्शन, ऐसा काम कौन कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऑब्वियस बात है स्टेट को अथॉरिटी है, स्टेट के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं कि आपको इनके अंदर रह के ही काम करना, और वो कौन सा प्रोविजन है, वो डीपीएसपी का प्रोविजन है, सो आंसर इज हेयर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग करो। चलो भाई हमने ओवरऑल सारे अटैम्प्ट्स किए हैं, 16-17 को छोड़ करके सबमिट कर दो, वेरी नाइस। देखो हमारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में 18 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से 16 अटैम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 18। सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करने एग्जाम में भी, जिसके लिए आप श्योर नहीं हो, एलिमिनेशन मेथड अगर आप कर पा रहे हो उस समय पे तो बाद में कर लेना, ठीक है, छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है अगर आप श्योर नहीं हो तो, 10% भी श्योरिटी नहीं है तो छोड़ दो, फ़ायदा है, ठीक। करेक्ट आंसर्स कितने गए हैं, 16 में से 15 सही गए हैं, एक गलत गया है, ठीक। इवेल्युएशन चेक कर लेते हैं, चेक एक्सप्लेनेशन, तो ओवरऑल हमारे क्वेश्चन सही हैं, बस हम गलत देख लेते हैं कौन सा हमारा गलत गया है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज़ ऑल्सो करेक्ट। आप क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आपको पीपीटी में मिल जाएंगे, डू नॉट वरी, आई विल बी गिव यू, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये वाला रॉन्ग है हमारा, है ना, ये वाला। द चैटर एक्ट ऑफ 98, ओनली 2 नहीं है इसका आंसर, द करेक्ट आंसर इज़ 1, 2 एंड 3, ऑल 3, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स लिख लिया करो, कभी कभी काम आता है। सो आई थिंक वी नीड टू एंड दिस वीडियो हेयर। आई होप एवरीबडी इज़ इंजॉइंग स्टिल दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो की सीरीज़ आपको कैसी लगी, इसी तरीके से हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सीसेट, एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे इन 14 to 4 जितने भी आपके पास
15-65 डेज बच रहे हैं, है ना। एवरीडे हम करेंगे। कल हम लोग जो करेंगे वो पॉलिटिकल साइंस ही करेंगे। पॉलिटिकल साइंस की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इवैल्यूएशन के अलावा दूसरी, तो उस पर हम करेंगे। लंबी वीडियो नहीं है, पूरे दिन का आपको 10-15 मिनट निकाल करके इस वीडियो को देखना है बस। मेरे लेक्चर्स नहीं तो कम से कम इन MCQs को अटेम्प्ट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड आई होप एवरीबडी विल बी सक्सीड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।